हेलो बच्चों, मैं आर के सर। आज मैं आपको प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन में दर्पण सूत्र और आवर्धन पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। यह दर्पण सूत्र ना एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए और जानने का प्रयास करते हैं कि यह दर्पण सूत्र क्या है। दर्पण सूत्र का परिभाषा क्या कहता है कि वह सूत्र जो वस्तु की दूरी, जिसको हम लोग u बोलते हैं, वह सूत्र जो वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच के संबंध को बताता है, उसे ही दर्पण सूत्र कहते हैं। हम लोग प्रतिबिंब का वर्णन हम लोग पढ़े हैं। प्रतिबिंब का वर्णन पढ़े हैं तो आप देखे होंगे कि मान लीजिए वह अवतल हो चाहे उत्तल। मैं अवतल का एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये अवतल दर्पण की हम बात कर रहे हैं। देख लीजिए, ये अवतल दर्पण ले रहे हैं, तो अवतल दर्पण में ये तो क्या हो गया, मुख्य अक्ष यहाँ पर आपका होता है P, कहीं पर भी आपका इसका F होता है, इधर C, मतलब ये फोकस, ये क्या होता है, वक्रता केंद्र, आप जानते हैं। और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र मतलब R कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र नहीं, वक्रता त्रिज्या R। और P से F के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, F, फोकस दूरी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग F बराबर R/2 पढ़ लिए हैं। तो हम लोग आज दर्पण सूत्र की चर्चा कर रहे हैं, तो वह क्या u, v और f के बीच में संबंध को दर्शाता है। तो f की बात करें तो यही वाला f, जिसको फोकस दूरी कहते हैं। अब रही बात वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी मतलब हम लोग 6 स्थिति पढ़े हैं, किसमें, अवतल दर्पण में। उसमें क्या आप पढ़े हो कि वस्तु को विभिन्न स्थानों पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब का आकार अलग अलग का बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है। तो उसी के आधार पर वस्तु की दूरी, तो मान लीजिए वस्तु वक्रता केंद्र अनंत वक्रता केंद्र के बीच होता है, तो यहाँ पर वस्तु बनता है ना, वस्तु बनता नहीं, वस्तु को रखा जाता है, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो छोटा बनता है, बड़ा बनता है, तो ये निर्भर करता है कि कहाँ रखा जाए। तो यहाँ से P से आप, और एक चीज ध्यान रखिए, चिन्ह परिपाटी में पढ़ाया हूँ। चिन्ह परिपाटी में क्या पढ़ाया हूँ कि सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव P से मापी जाती है। तो यहाँ से P से जो वस्तु की दूरी, मान लीजिए AB वस्तु की दूरी हो गया, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी कहलाएगी P से, ये दूरी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, U से। किसे, U से। मतलब P से जहां जितना दूरी हो वो 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11, 15, 20, 100 भी जो भी सेंटीमीटर होगा, लेकिन P से जो भी वस्तु की दूरी है उसको हम लोग कैसे मापेंगे, U। अब रही बात V, क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। आपको पता होगा कि जब वस्तु रखते हैं तो क्या दर्पण के सामने रखा जाता है, कहाँ पर, अनंत वक्रता केंद्र से, तो क्या बोलते हैं, उल्टा बनता है ना। कहाँ बनता है, उल्टा बनता है, मतलब ये मुख्य अक्ष से नीचे बनता है। तो ये जो हम लोग उसको डॉटेड लाइन में बनाने का प्रयास किए हैं, आप कर चुके होंगे, मैं उम्मीद करूं। तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब जो बन रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ जो प्रतिबिंब बना, ये भी तो क्या हो गया, बिंब या वस्तु हो गया, तो प्रतिबिंब क्या बना, A' B', इसी तरह से हम लोग सूचित किए हैं। तो अब ये प्रतिबिंब की दूरी को भी कहां से मापेंगे, P से। तो P से B की दूरी, मतलब यहाँ AB है ना, AB A' B' बना, A' B' क्या है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की दूरी कहां से, P से। तो यहां से इसकी जो दूरी होगा उसको हम लोग क्या से डिनोट करेंगे, V से। मतलब P से ये वस्तु की दूरी क्या होगा आपका, U, जिसको लिख दिए वस्तु की दूरी U। और P से जो प्रतिबिंब बनेगा, चाहे वो दर्पण के सामने हो, पीछे हो, उसके आधार पर हम लोग नापेंगे, तो ये क्या होगा, वो होगा V। और रही बात, ये बोलिएगा सर यहाँ तो दर्पण के सामने है, दर्पण के पीछे भी हो सकता है, व्हाई नॉट, दर्पण के पीछे भी होगा, इधर होगा, एकदम होगा, और हम लोग बना भी चुके हैं। तो वो निर्भर करेगा माइनस और प्लस में। जैसे माइनस और प्लस में ना हम बताए ना चिन्ह परिपाटी में कि परावर्तक सतह से, मतलब परावर्तक सतह की ओर देखते हैं, तो परावर्तक सतह से, मतलब परावर्तक सतह की ओर अर्थात ध्रुव P से बाएं ओर की सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ये बताए हैं। यहाँ सभी दूरियां यहाँ से मापेंगे, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ से ऋणात्मक होगा, इधर से क्या होता है, धनात्मक, ऊपर क्या होता है, धनात्मक, नीचे क्या होता है, ऋणात्मक। तो ये आप चिन्ह परिपाटी में पढ़ चुके हैं। तो इसी कौन सा, U यहाँ से यहाँ की दूरी U, V कहाँ पर गया, ये V, और ये F के बीच के संबंध को बतलाने वाले
जो सूत्र होते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। तो ये इसको जानने के बाद हम लोग क्या करें, इसको सजाएं कि वह सूत्र जो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी f के बीच के संबंध को बताता है, उसे क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। तो ये दर्पण सूत्र आपका क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तो दर्पण सूत्र की बात करें तो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। इसे ही क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसको प्रूफ करके भी देखा जा सकता है गणितीय रूप में। इसको हम लोग हल करके जान सकते हैं कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f कैसे होता है, लेकिन इस क्लास में हम लोग इसको हम लोग नहीं जानेंगे। और एक चीज मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न है यह तुमको सिद्ध करने के लिए 10th क्लास में नहीं आएगा, हाँ, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, जिसको हम न्यूमेरिकल्स बोलते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए u और v है तो f निकालिए, या तो e और f है तो v निकालिए। तो इस तरह ये तो पूरा टोटल क्या है, किसमें आ जाएगा, गणित में। तो यही है आपका क्या, दर्पण सूत्र। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो ये जो v और u और f के बीच में जो संबंध बना किस तरह का, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। जहां हम लोग लिख सकते हैं इसको, जहां पर u बराबर, या तो v बराबर भी लिख सकते हैं, जहां पर u बराबर वस्तु की दूरी, v बराबर आपका क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और ध्यान रखिएगा सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, ध्रुव P से मापी जाती है। ये क्या है, दूरी है। उसी प्रकार f हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस दूरी। क्या, फोकस दूरी, जिसको फोकस दूरी को हम लोग पढ़े ना कि फोकस क्या f से सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो u, v और f के में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। कैसे होता है, क्या क्या चीज है वो तो बताएं। और रही बात की, मान लीजिए आपको सिद्ध करने का भी मन करे कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f कैसे होता है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर ये चाहिए, तो मैं जरूर इसको सिद्ध करके दे दूंगा। लेकिन 10 क्लास में ये सिद्ध करने के लिए आता नहीं है, 11 क्लास में आता है, 12 क्लास में आता है। तो मैं उम्मीद करूं ये समझ में आया होगा। और इसकी आवश्यकता नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, आपकी समझ के लिए मैं यहाँ पर बताया था कि किसे f बोलते हैं, किसे v बोलते हैं, किसे u बोलते हैं। मैं उम्मीद करूं समझ में आया होगा कौन सा, दर्पण सूत्र। तो चलिए अब शुरू करते हैं आवर्धन। ये आवर्धन क्या है, तो आवर्धन को ना इंग्लिश में मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो ये आवर्धन या मैग्निफिकेशन का परिभाषा क्या कहता है, जानने का प्रयास करें। परिभाषा बोलता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसमें दो चीज महत्वपूर्ण है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। तो यही बोलता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अनुपात को मतलब बटे को। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को ध्यान रखिएगा, मैं अभी बताऊंगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को ना S2 से, मतलब H1 S2 करके ऊंचाई हाइट बोलते हैं ना, इसलिए S2 और वस्तु की ऊंचाई को H1 से डिनोट किया जाता है। तो ये H1, S2 और H1 के जो अनुपात है, जो बटा है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन सूत्र कहते हैं। क्योंकि आवर्धन को मैग्निफिकेशन बोलते हैं, इसलिए इसको m से सूचित किया जाता है। किससे, m से सूचित किया जाता है। इसलिए आवर्धन बराबर आप लिख सकते हैं, आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है, आवर्धन बराबर हो जाएगा आपका m बराबर क्या हो जाएगा, H2 बाय क्या होता है, H2 बाय H1। जहां ध्यान रखिए, जहां पर इसका हम लोग कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगे और आपको भी याद रहे, ये आवर्धन है। जहां पर क्या होता है, जहां क्या क्या चीज है, आप पकड़ के रखिए इसको। जहां m बराबर क्या है, आवर्धन, m क्या हो गया आपका, आवर्धन। H2 हो गया आपका, H2 क्या हो गया, H2 हो गया आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई आप लिख रहे हैं। और H1 हो गया आपका क्या, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की क्या हो गया, ऊंचाई, वस्तु की क्या हो गया, ऊंचाई। तो ये वस्तु की ऊंचाई।
तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब h2 और वस्तु की ऊंचाई h1 का अनुपात देख रहे हैं ना, m बराबर मैं क्या क्या हूँ h2/h1। तो h2/h1 मतलब h2 को h1 से भाग दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही क्या कहलाएगा, आपका आवर्धन कहलाएगा, मैग्निफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो किसके आधार पर, ये ऊंचाई के आधार पर इसका हम लोग परिभाषा जानने का प्रयास किए। तो क्या बोलते हैं, इसका जो परिभाषा था उसके अनुसार ही हमको एक फॉर्मूला मिला, आवर्धन बराबर क्या होता है h2/h1। ध्यान में रखिएगा, ये एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है इसका प्रश्न, तो इसको जब इसको नहीं जानिएगा तो हल नहीं बन पाएगा। और इसका एक और भी परिभाषा जिसको अथवा में हम दिए हैं, ध्यान रखिए कि प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। हमने चर्चा किया है किसमें, दर्पण सूत्र में, कि प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, v से, और वस्तु की दूरी को क्या से, u से। तो इसका अनुपात बनता है मतलब v/u हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी, तो ये आवर्धन मतलब यहाँ पर इसके अनुसार यदि हम क्या बोलते हैं दूरी के अनुसार देखें तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा v/u। ये v/u, तो जहां आप बात कर सकते हैं इसको भी हम लोग घेर के रखते हैं ताकि आपको समझ में आए क्या परिवर्तन आएगा। यहाँ पर मैं चर्चा करूंगा कि m बराबर क्या है, आवर्धन। यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ, नहीं भी लिखने से चलता, बट आपकी जानकारी के लिए चाहिए। ये v बराबर क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी, और एक फिर बचा है u बराबर क्या, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी का ये जो अनुपात है यही क्या कहलाएगा, क्या कहलाया आपका आवर्धन, क्या कहलाया आवर्धन। लेकिन आवर्धन का जब दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के अनुसार यदि हम आवर्धन फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, माइनस में गया है। तो ये हमेशा ये क्या रहेगा, माइनस में होगा। जब भी हम लोग दूरी के अनुसार आवर्धन निकालें, मैग्निफिकेशन निकालें, तो वह क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक में होगा। ये मत सोचिएगा कि ये ऋण कहाँ से आया, क्योंकि ये वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी या तो वस्तु की दूरी, क्योंकि क्या दर्पण के सामने बनेगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा ही होगा। इसी के अनुसार माइनस v/ क्या होगा, u। इसके आधार पर आप एक चीज ध्यान दीजिए, तो m बराबर आपका क्या, h2/h1 हुआ, फिर m बराबर माइनस v/u होगा। देयरफॉर हमारे पास इसलिए क्या मिल जाएगा आपके पास, ध्यान रखिए क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा m बराबर h2/h1। h2 क्या मिल रहा है, h1 बराबर, ध्यान रखिए फिर से, तो क्या है h2 क्या हो गया आपके पास, h1 बराबर माइनस v/ क्या हो जाएगा, u। क्यों, क्योंकि यहाँ पर m बराबर h2/h1 हुआ, ऐसे m बराबर माइनस v/u हुआ, तो m बराबर h2/h1 बराबर माइनस v/ क्या, u। ये फॉर्मूला का प्रयोग आपका एक्सरसाइज जब बनाइएगा तो इसका प्रयोग होगा ही होगा, क्योंकि मैं प्रश्न क्या बोलते हैं, इसका जो अभ्यास है, प्रश्नावली है, उसको मैं देख चुका हूँ। तो याद रखिएगा, आप m बराबर h2/h1 बराबर माइनस v/u भी लिख दीजिएगा तो कतई गलत नहीं होगा। डायरेक्ट आवर्धन का सूत्र इसको लिखिएगा तो भी चलेगा, इसको भी लिखिएगा तो भी, ये भी। ये तो डिमांड पर निर्भर करेगा कि किस फॉर्मूला का प्रयोग कर आप गणित बनाइएगा। मान लीजिए दूरी के अनुसार चलेगा तो इसको रखिएगा, ऊंचाई के अनुसार है तो इसको रखिएगा, और हो सके दोनों मिक्स हो तो इसको रखिएगा। तो ये मिक्स वाला एक क्वेश्चन हमारा क्या एक्सरसाइज में है, उसी के अनुसार हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन जानने का प्रयास करेंगे। तो ये रहा आपका क्या, आवर्धन, जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, इसलिए मैंने इसको m से सूचित किया है। तो हम लोग अभी क्या पढ़े, दर्पण सूत्र और आवर्धन। ये बहुत ही उपयोगी है बोर्ड के एग्जाम के लिए, आप इसे बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, और क्या बोलते हैं ना, इसको फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला का तो क्या बोलते, न्यूमेरिकल्स या तो मैथमेटिक्स बनेगा नहीं। तो मैं उम्मीद करूँ समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरा चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए यदि पसंद आ रहा है तो, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। और यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो जो मेरा डिस्क्रिप्शन रहता है उसका लिंक दिया रहता है, लिंक पे जाकर देखिएगा, इसका नोट्स मिल जाएगा। उम्मीद करूँ समझ में आया। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।